नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग फरवरी के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको पूरे विस्तार से और जीके और जीएस के साथ लिंक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना। तो जब राज्यों से संबंधित कोई योजना होती है तो किस राज्य की है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ये होता है। तो ये जो जन सेवक योजना है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में जन सेवक नामक एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे राशन कार्ड बनाना, वरिष्ठ नागरिकों के पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, ये सभी जो है घर तक पहुंचाए जाएंगे। यह योजना सकल नामक योजना का एक हिस्सा है। इसमें राज्य के 11 विभागों की 53 सेवाएं शामिल की जाएंगी। पहले इस योजना का क्रियान्वयन दरसहल्ली क्षेत्र में पायलट बेसिस पर किया गया। बाद में इस योजना का क्रियान्वयन बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, हुबली, धारवाड़ में किया जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया। किस सिटी को? पिंक सिटी को। पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता देते हुए इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोले ने यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। जयपुर शहर की स्थापना वर्ष 1727 में राजा जय सिंह ने की थी। यह शहर अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। अगला अपडेट, किर्क डगलस का निधन। जब किसी का निधन होता है तो सबसे पहले जो है प्रश्न ये उठता है कि वे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। तो किर्क डगलस हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निदेशक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में भी सेवा की थी। हॉलीवुड में 50 साल पूरी करने के अवसर पर उन्होंने 1996 में उन्हें ऑस्कर की मानद पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें स्पार्टकस पाथ्स ऑफ ग्लोरी के अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। अगला अपडेट, संतुष्ट पोर्टल। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही व नीतियों पर फोकस किया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इस पोर्टल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा तथा ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं की मॉनिटरिंग भी किया जाएगी। इसके अतिरिक्त ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की सेवाओं की भी मॉनिटरिंग की जाएगी।
कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन यानी ESIC केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कॉरपोरेशन है और ये कर्मचारियों का बीमा प्रबंध करता है। इसकी स्थापना जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1951 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के द्वारा की गई है। ये भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को की गई। तो जितनी भी संस्थाएं हैं इनकी स्थापना की तिथि भी जो है GS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। अगला अपडेट देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन सप्ताह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है, दूसरा आंध्र प्रदेश को और तीसरा हरियाणा को मिला है। यानी ये जो है जो प्रदर्शन है वो जब से योजना शुरू हुई है तब से लेके अब तक के लिए है। इसी श्रेणी में 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली को पहला स्थान, हिमाचल प्रदेश को दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए पहला स्थान किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा मध्य प्रदेश को। तो ये तीनों जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनको जो है ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा जिला स्तर पर भी इसमें पुरस्कार दिए गए हैं। तो जिला स्तर पर जो है मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला है और 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम के सरचिप ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है और 1 करोड़ से अधिक में जो है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना एक मातृत्व लाभ योजना है। इस योजना को भारत सरकार ने 2017 में शुरू किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 19 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिला को वित्तीय सहायता 5,000 रुपये, सुरक्षित प्रसव, पोषण इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला अपडेट देखते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2020। बाफ्टा अवार्ड 2020 में प्रथम विश्व युद्ध पर केंद्रित फिल्म 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। लंदन में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है बाफ्टा का, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा की गई और गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को चुना गया जो कि एक कोरियन फिल्म है। तो ओवरऑल जो है 1917 जो है ये जो है बाफ्टा की विनर है और गैर अंग्रेजी यानी नॉन इंग्लिश कैटेगरी में यानी विदेशी भाषा की श्रेणी में पैरासाइट जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला अपडेट। भारत के सबसे बड़े ग्रामीण तकनीकी त्यौहार अंतः प्रज्ञा 2020 का आयोजन। तो ये अंतः प्रज्ञा 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में किया गया। इसका आयोजन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बसार में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया। बसार हैदराबाद से 180 किलोमीटर दूर स्थित एक धार्मिक शहर है। इस 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स की थीम के साथ में किया गया था और इस इवेंट में लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया। अगला अपडेट। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष। तो राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था, उसके बाद जो है उसके अध्यक्ष चुने गए। तो कौन उसके अध्यक्ष बने? रामलला पक्ष की वकालत करने वाले वरिष्ठ वकील के पराशरन को केंद्र सरकार द्वारा गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई है। अगला अपडेट। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जो है साइखोम मीराबाई चानू
ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कुल 203 किलोग्राम का भार उठाया। इससे पहले उनका रिकॉर्ड जो है 201 किलोग्राम का था। मणिपुर की मीराबाई चानू विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं। अगला अपडेट देखते हैं। दक्षिण एशियाई देश क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक टीका विकसित किया है। तो वो कौन सा दक्षिण एशियाई देश है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक टीका विकसित किया है। पहले ये टीका इंग्लैंड से मंगाया जाता था, जो कि खरगोश की प्लीहा यानी खरगोश की स्प्लीन से बनाया जाता था। भारत में बने टीके से खरगोश के जीवन की रक्षा भी हो सकेगी तथा यह अधिक प्रभावशाली भी माना जा रहा है। ये नया टीका 2 साल की प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु और शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। किसके किसके बीच? भारत और नॉर्वे के बीच। भारत और नॉर्वे ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्र यानी 4 MOUs पे साइन कराए हैं। इन समझौतों में भूस्खलन, सुरंगों, जल प्रबंधन, पनबिजली परियोजनाएं, शिक्षण आधारित छात्रों एवं शोधकर्ताओं की स्वतंत्र आवाजाही और शीत क्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें दिल्ली तथा आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच समझौता है, जो कि प्रमुख है। ये समझौता बायोफोनेटिक्स, स्वास्थ्य व निदान उपकरण तथा नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया गया है। अगला अपडेट। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? केरल के कोच्चि में किया गया। यह द्विवार्षिक यानी बाईएनुअल शो है और इसका 21वां संस्करण का आयोजन जनवरी 2018 में गोवा में किया गया था और इस बार जो है इसका आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? थीम महत्वपूर्ण होती है किसी भी सम्मेलन की। ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MPEDA के अध्यक्ष क्रे एस श्रीनिवास हैं और इसका मुख्यालय कोच्चि में है, जो कि केरला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला अपडेट। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी किनको दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IIITs कहते हैं, को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। और कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। ये संस्थान बैचलर इन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, BTech और PhD डिग्री छात्रों को प्रदान कर सकेंगे। अब ये 5 जो है IIITs हैं कौन कौन से? एक भोपाल में है मध्य प्रदेश में, दूसरा IIIT सूरत गुजरात में है, तीसरा भागलपुर में, चौथा अगरतला त्रिपुरा में और 5वां जो है रायचूर कर्नाटका में। अगला अपडेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। सबसे प्रमुख जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि इस सूचकांक में 40वां स्थान मिला है। 5 फरवरी 2020 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस सूचकांक में भारत 4 स्थान पीछे हो गया है। पिछले वर्ष वो 36वें स्थान पे रहा। तो कभी कभी कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं, तो लास्ट ईयर 36 पे था, अब वो 40 पे आ गया है, यानी 4 स्थान जो है नीचे आ गया है। इस वर्ष भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16.22 का स्कोर हासिल किया और भारत के स्कोर में पिछले वर्ष के मुकाबले 7% की वृद्धि हुई है। इस सूचकांक में 42.66 स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पे। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले स्थान पे अमेरिका है, इसके बाद UK आ गया, यूनाइटेड किंगडम, फिर स्वीडन आ गया। शुरुआत के 3 जो है सफिशिएंट है याद रखने के लिए।
उसके बाद फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड। इस सूचकांक में 45 सूचक यानी 45 इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन इत्यादि के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला अपडेट, कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित हुआ। कहाँ पर स्थापित हुआ? तो रेलवे ने भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। रेलवे ने इसे 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है और इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटाने की क्षमता है। अगला अपडेट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रख्यात हिंदी कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए ये जीता है। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, विनोद कुमार शुक्ल, और किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ब्लू इज़ लाइक ब्लू। अरविंद कृष्ण मल्होत्रा और सारा राय द्वारा ब्लू इज़ लाइक ब्लू की कहानियों को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ये पुरस्कार केरल स्थित मलयालम समाचार पत्र मातृभूमि द्वारा दिया जाता है। अगला अपडेट देखते हैं, रवि सिंह का निधन। रवि सिंह कौन थे? ये प्रसिद्ध उड़िया कवि और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे अपनी देशभक्ति लेखन के लिए विप्लवी कवि यानी क्रांतिकारी कवि के नाम से भी लोकप्रिय थे। अगला अपडेट, हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कर्नाटक में हुबली से धारवाड़ तक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस परियोजना की कुल लागत 970 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक ने फंडिंग उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट अपडेट, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड किसने बनाया है? ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। इस फंड के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। ये फंड उनकी परोपकारी संस्था यानी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट, उसका हिस्सा है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। अगला अपडेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, 13वां बंदरगाह बनाने की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बधावन, जो कि महाराष्ट्र में है, तो बधावन महाराष्ट्र में देश का नया 13वां बंदरगाह बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इस बंदरगाह का निर्माण लैंड लॉर्ड मॉडल पर किया जाएगा। इस बंदरगाह के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट यानी JNPT प्रमुख साझेदार होगा। बधावन बंदरगाह के निर्माण के बाद भारत टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अगला अपडेट, क्रिस्टीना कोच धरती पर वापस लौटी। अंतरिक्ष में 328 दिन बिताकर क्रिस्टीना कोच धरती पर वापस आ गई हैं। उन्होंने महिला वर्ग में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिस्टीना कोच ने कजाकिस्तान में लैंडिंग की। पिछले वर्ष अक्टूबर में उन्होंने जेसिका मेयर के साथ प्रथम महिला स्पेस वॉक का भी हिस्सा लिया था। उन्होंने पेग्गी विट्सन के रिकॉर्ड को तोड़ा। पेग्गी विट्सन ने 2016 में 288 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला अपडेट देखते हैं, जेबल अली क्षेत्र में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज। तो ये जेबल अली क्षेत्र है कहाँ? ये संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में जेबल अली क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की क्षेत्र की खोज की है। ये लगभग 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का नया प्राकृतिक गैस भंडार है यानी नेचुरल गैस का रिजर्व है। ये भंडार आबू धाबी और दुबई के बीच मौजूद है। अगला अपडेट, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है NS धर्मशक्तु को। NS धर्मशक्तु कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला अपडेट देखते हैं, डिफेंस एक्सपो काफ़ी चर्चित था जो है। डिफेंस
एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल का प्रदर्शन। तो डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया गया। इसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर है। भारत की एक निजी फर्म JSR डायनेमिक्स ने डिफेंस एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल को प्रदर्शित किया। ये मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती। अगला अपडेट, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नया नामकरण। क्या नामकरण किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया। यह निर्णय लेफ्टिनेंट जनरल GC मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद के द्वारा लिया गया। प्रशासनिक परिषद ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2021 तक सभी घरों को पाइप के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के सभी घरों तक पाइप के द्वारा इसके लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। अगला अपडेट, जेफ वेनर का इस्तीफा। जेफ वेनर कौन है? तो लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जेफ वेनर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। लिंक्डइन कंपनी को 2 वर्ष पूर्व माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था और इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान रोन्सलेंस्की बनाए जाएंगे। अगला अपडेट, मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो मध्य प्रदेश में गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए राज्य के राजस्व विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण के साथ एक समझौता किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। अगला अपडेट, फैशन ई-कॉमर्स पोर्टल बंद। कौन सा बंद हो गया है? जबोंग, आपने देखा होगा। तो ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फैशन ई-कॉमर्स पोर्टल जबोंग को बंद कर दिया है। जबोंग के ग्राहकों को फ्लिपकार्ट की दूसरी फैशन ई-कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने 4 वर्ष पहले जबोंग का अधिग्रहण $70 मिलियन में किया था। फ्लिपकार्ट की स्थापना अमेजॉन के 2 पूर्व कर्मचारियों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। फ्लिपकार्ट की मुख्य सब्सिडरी मिंत्रा, जबोंग, फ़ोनपे और ई-कार्ट हैं। अगला अपडेट देखते हैं, मिसाइल एकीकरण फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में स्थापना की जाएगी। L&T MBDA मिसाइल सिस्टम, जिसको LTMMSL कहा जा रहा है, इसने कोयम्बटूर तमिलनाडु में मिसाइल एकीकरण फैसिलिटी की स्थापना की है। LTMMSL लॉर्सन्स एंड टर्बो यानी L&T तथा यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है, साझा उपक्रम है। MBDA एक मिसाइल निर्माता कंपनी, इसका गठन दिसंबर 2001 में एयरबस, लियोनार्डो एंड BAE सिस्टम्स के गाइडेड मिसाइल डिवीजन के विलय के द्वारा हुआ था। अगला अपडेट, पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बलात्कार, यौन पीड़ित, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉस्को अधिनियम 2012 के अंतर्गत दिशा पुलिस स्टेशन की महिला पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। इस दिशा पुलिस स्टेशन में मोबाइल किट, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक परामर्शदाता और स्टेशन पर आने वाले पीड़ितों की मदद करने के लिए कर्मी उपलब्ध होंगे। अगला अपडेट, जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील का ब्रांड एम्बेसडर 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। इस अवधि में वे JSW के इस्पात उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, जिसमें कोलोरॉन, कलर कोटेड चादरें और नियो स्टील, TMT बार आदि शामिल हैं। JSW जो स्टील्स है यानी जिंदल साउथ वेस्ट स्टील्स, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके संस्थापक हैं सज्जन जिंदल। अगला अपडेट, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ पर स्थापित होगा? तो हैदराबाद मेट्रो अब दिल्ली मेट्रो के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। 11 किलोमीटर नया कॉरिडोर 9 मेट्रो स्टेशन के विस्तार के साथ सिकंदराबाद में जुबली बस स्टैंड और हैदराबाद में महात्मा गांधी बस स्टेशन को
जोड़ेगा। तो इस तरह से आपको बस ये याद रखना है कि अब तक सबसे बड़ा जो है मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली था और दूसरे नंबर पर अब जो है हैदराबाद हो गया है। अगला अपडेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इजराइल के एल्बिस सिस्टम्स के साथ समझौता। तो डिफेंस एक्सपो जो लखनऊ में आयोजित हुआ था फरवरी में, इसके दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां गैर मानवीय हवाई वाहन यानी UAV का विकास करेंगी। इस UAV का निर्माण समुद्री तथा थलीय सैन्य अभ्यास में किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का 4 दिवसीय आयोजन लखनऊ में किया गया। इस इवेंट में भारतीय रक्षा उद्योग ने अपना क्षमता प्रदर्शन किया। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। अगला अपडेट, परमेश्वरन का निधन। P परमेश्वरन विख्यात विचारक, लेखक और भारतीय विचार केंद्रम के संस्थापक थे। उन्हें 2004 में पद्मश्री से और 2018 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। उन्होंने केरल वासियों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए 1982 में भारतीय विचार केंद्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता मिजोरम ने पंजाब को पेनाल्टी शूटआउट में 5-1 से हराकर जीत ली। यानी विजेता कौन है? मिजोरम, और सेकंड नंबर पे कौन रहा? पंजाब। दोनों टीमों के निर्धारित और अतिरिक्त समय में भी 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद पेनाल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। ये मैच शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट अपडेट, 35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप किसने जीता? तो 35वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बंगाल की राखी हल्दर ने 64 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी चंडीगढ़ की हरजिंदर कौर से 10 किलोग्राम अधिक वजन उठाया। ओलंपिक क्वालिफायर की सूची में हल्दर 19वें स्थान पर हैं और उन्होंने पिछले वर्ष कतर अंतर्राष्ट्रीय ओपन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 218 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया था। जून 2019 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हल्दर ने 214 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वे भारतीय रेल में कर्मचारी भी हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जब 11वां डिफेंस एक्सपो चल रहा था उसी दौरान लखनऊ में भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के बीच पहली बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में भारत और 50 अफ्रीकी देशों ने लखनऊ घोषणा पत्र को अंगीकृत किया, जिसमें कहा गया है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता संघर्ष रोकथाम, प्रबंधन और शांति निर्माण आदि सहित शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME। अगला अपडेट, सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश को पवित्र आभूषणों के उचित मूल्यांकन के लिए जौहरी की सहायता लेने की भी अनुमति दी है। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल के पट्टानमिट्टा जिले के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर सबरीमाला नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट अपडेट, विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे। तो दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी 2019 को प्रथम दाल दिवस के रूप में मनाया गया था और दालों के महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। दालें पोषण से भरपूर होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी है जहां पर मांस तथा दुग्ध उत्पादों की कमी होती है। दालों से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। दालों के कारण संश्लेषित उर्वरकों का उपयोग में कमी आती है और इससे ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में भी कमी होती है। नेक्स्ट अपडेट, राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 10 फरवरी को ही मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य परजीवी कृमि यानी जो भी पैरासिटिक वर्म्स हैं इनका प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरियों की आंतों को कृमि रहित करना यानी डीवॉर्मिंग करना। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को अल्बेंडाजोल की दवा की खुराक दी गई थी। नेक्स्ट अपडेट, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन बना? बांग्लादेश बना। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कौन हारा था इसमें, तो फाइनल में भारत हारा था। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को 3 विकेट से बांग्लादेश ने हराकर पहली बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया था। बांग्लादेश के कप्तान अकबर अली को उनकी कप्तानी और नाबाद 43 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया था। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 के आयोजन 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यह आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का 13वां संस्करण था और इस प्रतियोगिता के पहले संस्करण का आयोजन 1960 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? प्रियम गर्ग थे। अब भारत ने कुल 4 बार इस प्रतियोगिता को अब तक जीता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।